12 बजने में अभी 5 मिनट का वक्त बाकी था। मैं बिस्तर से दबे पांव उठा और चुपके से सामने वाले कमरे में पहुंचा। मैंने एक बड़ा सा गुब्बारा धीरे से उठाया और उसमें सुई चुभो दी। वो इतनी जोर से फटा था कि पूरा घर एक धमाकेदार आवाज से गूंज गया था। यही तो मैं चाहता था। अब बस मुझे उस पल का इंतजार था जब मेरी पत्नी राधिका इस तरफ दौड़ी चली आएगी। कुछ ही देर में मुझे उसकी आवाज सुनाई दी। राघव, राघव, कहाँ हो तुम? मुझे हंसी तो बहुत तेज आ रही थी, लेकिन जैसे तैसे मैं अपना मुंह दबाकर उसे कंट्रोल कर रहा था। वो 2-3 बार फिर से मेरा नाम पुकार कर मुझे इधर उधर देखने लगी, लेकिन मैं चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा। फिर वो इस कमरे की तरफ आई और उसने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला, मैंने उस डोरी को खींच दिया, जिससे उसके ऊपर ढेर सारे गुलाब के फूल गिर पड़े और मैं उसके सामने कूद गया। हैप्पी एनिवर्सरी माय स्वीट हार्ट। वो तो एकदम से चौंक गई थी। उसने तो सोचा भी नहीं था कि मैं उसे ऐसा भी कोई सरप्राइज दे सकता हूँ। आज हमारी शादी को पूरा 1 साल हो चुका था और ये हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी थी। उसे मुझसे हमेशा ये शिकायत रहती थी कि मैं बहुत ही अनरोमांटिक आदमी हूँ, लेकिन इस बार मैंने सोच लिया था कि मैं सब कुछ उसके लिए इतना बेहतरीन करूँगा कि उसकी सोच मेरे लिए बदल जाएगी। लेकिन मैं नहीं जानता था कि ये जो मैं करने चला हूँ, उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा तूफ़ान आएगा, जिसकी कल्पना मैं कभी सपने में भी नहीं कर सकता था। उसने भी मुझे गले लगाकर विश किया। वो कहने लगी, तुमने मेरे लिए सरप्राइज़ प्लान किया? नॉट बैड। आखिर मेरे साथ रहते-रहते तुम्हें भी थोड़ी-सी अकल आ ही गई। ये कहकर हम दोनों हँसने लगे थे। फिर वो तुरंत ही अलमारी की तरफ भागी और कहने लगी, मैंने भी तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज गिफ्ट्स पहले ही ले लिए थे। देख लेना, मेरा गिफ्ट सबसे बेहतर और सबसे यूनिक होगा। मैंने राधिका से कहा, ऐसा नहीं है, इस बार मेरा गिफ्ट सबसे अलग होगा। इस बात को लेकर हमारे बीच थोड़ी बहस होने लगी और फिर शर्त लग गई कि देखते हैं किसका गिफ्ट सबसे अलग होता है। राधिका ने मुझे जो भी गिफ्ट दिए, उन्हें देखकर मैं हैरान रह गया था, क्योंकि उसने मुझे सच में बिल्कुल अलग गिफ्ट दिए थे। दरअसल मुझे हमेशा से वीडियो गेम्स खेलने का बहुत शौक रहा था, लेकिन मैंने अपने लिए वीडियो गेम खरीदने की ज़हमत कभी नहीं उठाई। आप ये मत समझिए कि वीडियो गेम खरीदने की मेरी औकात नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक करोड़पति परिवार से आता हूँ और मेरे पास रुपए पैसे की कभी कोई कमी नहीं रही। लेकिन कॉलेज टाइम में हर बार बस मैं सोचता ही रह गया, कभी खरीद ही नहीं पाया। और जब से मैंने अपना बिजनेस संभालना शुरू किया है, तब से तो मेरे पास इतना टाइम ही नहीं बचता है कि मैं वीडियो गेम के बारे में कभी सोचूं भी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी इतनी पुरानी ख्वाहिश के बारे में मेरी पत्नी आज भी याद रखे हुए है। मैं ये देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि मुझे तो लग रहा था कि वो ज्यादा से ज्यादा मुझे क्या देगी, कोई एक्सपेंसिव वॉच या फिर एक्सपेंसिव क्लोथ्स। लेकिन सच में उसका गिफ्ट तो बिल्कुल यूनिक था। अब मुझे ये थोड़ी निराशा होने लगी कि सच में मेरी पत्नी मुझसे जीत गई है। राधिका ने तुरंत ही मेरे लाए हुए गिफ्ट को खोला तो वो हंसने लगी। बोली, देखा, मैंने पहले ही कहा था कि मेरे गिफ्ट्स ही हमेशा से सबसे यूनिक रहे हैं, क्योंकि मैं तो उसके लिए बस एक खूबसूरत सा ड्रेस और एक डायमंड का नेकलेस लेकर आया था। ये तो बस आम सी चीजें थी जो मैं हर बार उसे लाकर दे दिया करता था। इसमें कुछ भी ना तो नया था और ना अलग। उसने मुझे प्यार से गले लगाकर थैंक यू कहा और बोली, कोई बात नहीं राघव, नेक्स्ट टाइम अच्छे से तैयारी करना। सच कहूँ तो मुझे उस वक्त बहुत बुरा लगा। मैं सोचने लगा कि मेरे दिमाग में ऐसे आइडियाज क्यों नहीं आते हैं। मेरी भी इच्छा होती है कि मैं अपनी पत्नी को कुछ अलग दूं, कुछ ऐसा जिसे देखकर वो बिल्कुल उछल ही पड़े, जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी ना हो कि उसका पति भी उसे कभी ऐसा कोई गिफ्ट दे सकता है। न जाने क्या सोचकर मैंने उस वक्त राधिका से कहा कि अभी तो सिर्फ ये तुम्हारा पहला गिफ्ट है। कुछ दिनों में मैं तुम्हें सबसे यूनिक गिफ्ट देने वाला हूँ। बस उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इसीलिए पहले मैं ये ले आया। राधिका कहने लगी, अच्छा, ऐसा क्या, तुम यूनिक गिफ्ट लेकर आने वाले हो? मैंने कहा, अरे अरे, इतनी जल्दी क्या है, इंतजार करो।
उसे तो मैंने ये कहकर उस वक्त चुप करा दिया, लेकिन अब मैं खुद सोच रहा था कि मैं राधिका के लिए क्या यूनिक गिफ्ट लूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अगले दिन जब मैं ऑफिस में बैठा था तो मेरा काम में बिल्कुल भी मन ही नहीं लग रहा था। बार बार यही ख्याल आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए जिसे देखकर राधिका भी हैरान रह जाए। उसी वक्त मेरी कंपनी का मैनेजर कुछ फाइल्स पर साइन कराने के लिए मेरे पास आया। वो मेरा दोस्त भी था। उसने मुझे परेशान देखा तो पूछने लगा कि मैं इतना परेशान क्यों हूँ। मैंने उसे सब बता दिया तो वो हंसने लगा, कहने लगा तुम भी ना कौन से कंपटीशन में कूद गए हो। अरे लड़कियों का दिमाग बहुत तेज होता है, ऐसे आइडियाज सिर्फ वही निकाल सकती हैं। उसकी इस बात पर मैंने उसे घूर कर देखा और कहा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि हम लड़कों के पास क्या दिमाग नहीं है? वो कहने लगा, ऐसा नहीं है, लेकिन इन सब चीजों में लड़कियों का दिमाग ज्यादा चलता है। मैंने कहा, भाई लेकिन अब शर्त लगा चुका हूँ और अब तेरे दोस्त की इज्जत का सवाल है। कुछ तो सोच यार, जो सबसे अलग हो। अब मेरे साथ साथ वो भी परेशान होकर कुर्सी पर वहीं बैठ गया। हम दोनों काफी देर तक सोचते रहे। फिर वो मुझसे कहने लगा, अच्छा ये बता, भाभी ने तुझे जो गिफ्ट दिया वो तेरी पसंद के अकॉर्डिंग था। तुझे गेम खेलने का शौक है। भाभी को क्या क्या पसंद है, उन्हें किन किन चीजों का शौक है? मैंने कहा कि वैसे तो उसे मेकअप, शॉपिंग, इन सब चीजों का शौक है, लेकिन हाँ, उसे अपनी फोटोज खिंचवाने का बहुत शौक है, उनको कलेक्ट करके कोलाज बनाने का। मेरा दोस्त अभय बोला, फिर तो बढ़िया है, तू ऐसा कर, उनकी काफी सारी खूबसूरत तस्वीरों का एक कोलाज बनाकर उन्हें दे दे। मैंने कहा, लेकिन उसे सबसे ज्यादा अपनी रैंडम फोटोज पसंद आती हैं, लेकिन मैं उसकी रैंडम फोटोज कैसे लूं? उसके लिए तो मुझे हर वक्त उसके आसपास रहना पड़ेगा। मेरे पास इतना समय नहीं है, इतना बड़ा कारोबार है, 100 तरह के काम होते हैं। इस बात पर हम दोनों एक बार फिर से परेशान होकर बैठ गए। फिर अभय बोला, मेरे पास एक आइडिया है। मैंने एक ऐप के बारे में सुना है। वो ऐप अगर हम अपने फोन में डाउनलोड कर लेते हैं और फोन के कैमरा को एक्सेस दे देते हैं तो वो हमारी रैंडम फोटोज अपने आप ही क्लिक करता रहता है और फिर बाद में हम उस ऐप में जाकर उन सभी रैंडम फोटोज में से जो हमें पसंद आए उन्हें रख सकते हैं और बाकी को डिलीट कर सकते हैं। इससे आसानी ये है कि हमें खुद से फोटो खींचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसकी ये बात सुनकर तो मैं खुशी से उछल पड़ा। मैंने कहा, अरे वाह यार, ये तो कमाल का ऐप है। क्या सच में ऐसा हो सकता है? वो बोला, सुना तो मैंने यही है। तू अगर चाहे तो भाभी के फोन में उसे डाउनलोड कर दे, फिर तुझे खुद ही पता चल जाएगा और उसका एक्सेस तू अपने लैपटॉप और फोन में कर ले। तो जो भी फोटोज क्लिक होंगी वो अपने आप तेरे पास सेव होती रहेंगी। तू उनमें से सिलेक्ट करके कुछ तस्वीरें कोलाज बनाकर रेडी करवा लेना। इससे तुझे भाभी के फोन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मुझे उसका आइडिया बहुत बेहतरीन लगा। शाम को घर पहुंचकर जैसे ही मैंने देखा कि राधिका किचन में बिजी है, मैंने चुपके से उसका फोन उठाया और उसमें उस ऐप को डाउनलोड कर दिया और उसे हाइड भी कर दिया ताकि राधिका को पता न चल सके कि मैं उसके फोन में ऐसा कोई ऐप डाउनलोड किया है और उसका एक्सेस अपने लैपटॉप और मोबाइल में कर लिया। मैं बहुत खुश था कि इस बार तो मैं इस शर्त को जीत कर ही रहूंगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी ये खुशी बहुत जल्द ही एक भयानक घटना में बदलने वाली थी। नेक्स्ट डे जब मैं ऑफिस में पहुंचा तो मैं तुरंत ही अपना लैपटॉप ऑन कर दिया। राधिका ज्यादातर अपना फोन अपने पास ही रखती थी। वो मुझे स्क्रीन पर साफ नजर आ रही थी। इस वक्त वो किचन में खड़े होकर खाना बना रही थी। मैं उसे देखकर मन ही मन बड़ा खुश हो रहा था और खुद को शाबाशी दे रहा था कि मैं तो बहुत ही होशियार निकला। क्या कमाल का ऐप है, कहीं भी बैठे बैठे मैं अपनी पत्नी को निहार सकता हूँ। वो ऐप अपना काम कर रहा था, राधिका की रैंडम फोटोज को क्लिक करता जा रहा था। मुझे इस सब में बहुत मजा आने लगा। कुछ देर तक तो मेरी पत्नी किचन में काम करती रही, लेकिन फिर तभी दरवाजे पर घंटी बजी। वो अपना फोन पकड़ के दरवाजा खोलने गई। मैं सोचने लगा कि भला इस वक्त कौन आया होगा। काम वाली बाई तो इस टाइम तक वापस चली जाती है। तभी मुझे सामने एक शख्स खड़ा नजर आया, लेकिन उसके मुझे सिर्फ पैर दिख रहे थे।
उसने ब्लू कलर की जीन्स पहन रखी थी। वो कौन था मुझे समझ नहीं आ रहा था। राधिका ने उसे अंदर बिठाया। इसके बाद वो दोनों कुछ बातें करते रहे, लेकिन मुझे उनकी बातें सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि इस ऐप में मैंने माइक्रोफोन को एक्सेस नहीं दिया था। वो आदमी लगातार सिगरेट पर सिगरेट पी रहा था। मुझे मेरी पत्नी का चेहरा तो दिख रहा था, लेकिन उस आदमी का सिर्फ एक हाथ दिख रहा था। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि भला ये आदमी कौन है। मेरी पत्नी बहुत हंस हंस कर उससे बातें कर रही थी, और कुछ ही देर के बाद मैंने सामने जो नज़ारा देखा, उसे देखकर मेरे होश उड़ चुके थे। अचानक ही मेरी पत्नी उस आदमी के हद से ज्यादा करीब आ चुकी थी, इतनी करीब जिसे मैं बर्दाश्त भी नहीं कर सकता था। वो दोनों सोफे पर कुछ ऐसी हरकत कर रहे थे जो भले ही उस कैमरे में ना दिख रही हो, लेकिन मुझे साफ समझ में आ रहा था कि वो लोग इस वक्त क्या कर रहे हैं। ये देखकर मेरा गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ चुका था और आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी पत्नी मेरे साथ धोखा कर रही थी। ये सब देखकर मैं अपने 3 साल पहले के उस दिन को याद करने लगा। मैं हमेशा से ही काफी लापरवाह किस्म का रहा हूँ, क्योंकि मुझ पर रोक टोक लगाने वाला या मुझे सही और गलत की सीख देने वाला कोई था ही नहीं। मेरी माँ का देहांत तो मेरे पैदा होने के कुछ समय के बाद ही हो गया था, इसीलिए मैं अपने पिता की इकलौती औलाद था। मेरे पिता मुंबई शहर के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन रहे थे। हमारे पास हजारों एकड़ की जमीन थी और कई सारी फैक्ट्रियां और कंपनियां चल रही थीं। रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। मुझे 10 साल की उम्र तक मेरी दादी ने पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन फिर वो भी मुझे छोड़कर चली गई और इसके बाद मेरी जिम्मेदारी पापा पर आ गई। लेकिन वो भी बेचारे इतने बड़े कारोबार के चक्कर में हमेशा व्यस्त रहते थे। और फिर एक दिन मेरे पिता का कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया और मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया था। उस वक्त मुझे मेरे पिता के सबसे अच्छे दोस्त राजीव गुप्ता ने सहारा दिया। उन्होंने ही मेरे बिजनेस को उस वक्त संभाला और मुझे पढ़ने के लिए लंदन भेज दिया। और जब मैं लंदन से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके लौटा, तो मेरे सारे बिजनेस की बागडोर उन्होंने मेरे हाथ में पकड़ा दी। राजीव अंकल भी अपना बिजनेस मुंबई में ही चलाते थे और उनका बेटा सुमित मेरा अच्छा दोस्त था। अभय से मेरी दोस्ती स्कूल टाइम की थी। जब मैं लंदन चला गया, तब कुछ सालों के लिए मैं उससे दूर हो गया था, लेकिन जब मैं वापस लौट कर आया, तो मैंने लौटते ही अभय से कांटेक्ट किया। वो इस वक्त नौकरी की तलाश कर रहा था। मैंने उसे अपनी कंपनी में नौकरी की पेशकश की। वो खुशी खुशी तैयार हो गया। एक दिन मैं अपनी मस्ती में डूबा हुआ गाड़ी में तेज म्यूजिक चलाकर ऑफिस से रात को वापस लौट रहा था कि तभी अचानक मैंने एक लड़की को अपनी गाड़ी से टक्कर मार दी। ये देखकर मैं बहुत बुरी तरह से हड़बड़ा गया। हालांकि गलती मेरी थी, लेकिन फिर भी मैंने उस लड़की की गलती निकालने की सोची। लेकिन उस लड़की ने तो मुझे 2 मिनट में झाड़ कर रख दिया था। मेरा तो मुंह ही बंद हो गया था। वो कहने लगी, तुम्हारे जैसे रईसजादे सड़क पर गाड़ी लेकर नहीं, हवाई जहाज लेकर निकलते हैं और अपनी आंखों पर टीन का चश्मा लगाकर घूमते हैं। इतनी तेज म्यूजिक चला रखा है कि म्यूजिक की स्पीड से ही गाड़ी चला रहे होते हैं। तुम्हारे जैसों की नजर में तो किसी की जान की कोई कीमत ही नहीं है। तुम्हारे पास गाड़ी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सड़क पर लोगों का पैदल चलना मुश्किल कर दो। मैंने उससे कहा कि गलती तुम्हारी है। सड़क के बीचों बीच में तुम चल रही थी। वो गुस्से से मेरी तरफ आगे बढ़ी और कहने लगी, अगर मैं बीच में चल भी रही हूँ, तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम मुझे अपनी गाड़ी से कुचल दोगे? रुको, अभी मैं तुम्हारा दिमाग ठीक करती हूँ। जब पुलिस स्टेशन में तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट लिखवाऊंगी, तब तुम्हें समझ आएगा कि इंसान की जान की कीमत क्या होती है। पुलिस का नाम सुनकर मुझे डर तो नहीं लगा, क्योंकि मैं जानता था कि जैसे ही उन्हें मेरा नाम पता चलेगा, वो लोग तुरंत ही मुझे छोड़ देंगे। लेकिन इतना सब करने में मेरा समय बहुत बर्बाद हो जाता और मैं बिना बात पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने वालों में से नहीं था। इसीलिए मैंने उसे शांत रहने को कहा और उसे कुछ पैसे ऑफर किए, लेकिन उसने तो वो पैसे मेरे ही मुंह पर वापस मार दिए। कहने लगी, मुझे तुमने समझ क्या रखा है? मैं तो देखकर हैरान रह गया
कि इतने सारे पैसे मैंने उसे ऑफर किए, लेकिन उसने 1 रुपया तक नहीं लिया। उल्टा मुझे 10 और बातें सुना दी। जबकि आज के टाइम पर तो मैं हर किसी को जरा-जरा से पैसों के लिए बिकता हुआ देख रहा था। वो लड़की वहां से जा चुकी थी, लेकिन जब मैं घर लौटा तो वो मेरे दिल और दिमाग पर छाई हुई थी। मुझे ऐसी लड़की आज तक नहीं मिली। मैं जहां भी गया, मेरे आगे पीछे लड़कियां खूब घूमती थीं, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि मेरे साथ रहने से उन्हें मेरे पैसों पर ऐश करने का मौका मिलेगा। लेकिन ये पहली ऐसी लड़की थी जिसने पैसों को ठुकरा दिया था। न जाने क्यों मेरा दिल उस लड़की की तरफ खिंचा चला जा रहा था। और अगले दिन जब मैं अपने ऑफिस में बैठा था, तभी इंटरव्यू के लिए एक लड़की मेरे कैबिन में आई और उसे देखकर मैं तो हैरान रह गया, क्योंकि वो और कोई नहीं, वही कल वाली लड़की थी। उसने जैसे ही मुझे देखा, वो भी आंखें फाड़े खड़ी थी। वो मुझे देखते ही पलट कर जाने लगी, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। फिर वो जाकर चुपचाप मेरे सामने बैठ गई। उसकी शक्ल देखकर साफ समझ आ रहा था कि अब उसे डर लग रहा है कि मैं उसे नौकरी पर हरगिज नहीं देने वाला। मैंने उससे नाम पूछा तो उसने अपना नाम मुझे राधिका बताया। इंटरव्यू तक समझ आ चुका था कि वो बहुत काबिल लड़की है। मैंने उसे तुरंत ही अपनी कंपनी में अपॉइंट कर लिया। वो हैरान थी कि मैंने ऐसा क्यों किया। पूरे 2 साल तक मैं उस लड़की के काम को ऑब्जर्व करता रहा। वो बहुत ही रिजर्व लड़की थी, मेरे ऑफिस में काम करने वाली बाकी लड़कियों से बिल्कुल डिफरेंट। बाकी की लड़कियां मेरे आसपास घूमने का बहाना ढूंढती रहती थीं, लेकिन सिर्फ एक राधिका थी जो मुझे भाव तक नहीं देती थी। मुझे अपनी लाइफ पार्टनर के तौर पर राधिका से बेहतर लड़की और कोई नहीं लगी, और इसीलिए एक दिन सही मौका देखकर मैंने राधिका को प्रपोज कर दिया था। उस वक्त वो हैरान रह गई, लेकिन उसने मुझे इनकार कर दिया। मैंने उससे वजह पूछी तो वो कहने लगी कि उसके और मेरे स्टेटस में जमीन आसमान का अंतर है। और फिर उसने मुझे बताया कि वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है, क्योंकि वो अनाथ है। उसे सिर्फ इतना पता है कि उसके पिता का नाम विजय खन्ना है, जो उसे अनाथालय में सिर्फ इसलिए छोड़ गए थे क्योंकि वो एक लड़की है। मैंने राधिका से कहा कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है। ये सुनकर वो हैरान रह गई, और फिर उसने मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लिया, और फिर हम दोनों ने धूमधाम से शादी भी कर ली। मैंने राधिका को राजीव अंकल से भी मिलवाया। उन्हें भी राधिका बहुत अच्छी लड़की लगी। वो कहने लगे कि तुमने राधिका जैसी लड़की को अपना जीवन साथी चुनकर जिंदगी का सबसे सही फैसला लिया है। पूरा 1 साल राधिका के साथ हंसी खुशी कब बीता कुछ पता नहीं चला, लेकिन आज ये मैं जो राधिका का रूप देख रहा हूँ, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है कि ये मेरी वही पत्नी है। शाम को जब मैं घर लौटा तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। राधिका तो मेरे साथ बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही थी, लेकिन मेरा मूड ऑफ था। वो मुझसे पूछने लगी कि क्या बात है। मेरा दिल तो किया कि मैं उसे सब कुछ सच सच बता दूं, लेकिन उससे कुछ भी कह पाने की हिम्मत मैं नहीं जुटा पा रहा था। अगले दिन जब मैं ऑफिस पहुंचा तो फिर से लैपटॉप ऑन करके बैठ गया। मेरा अब काम में बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था। अगले दिन तो मेरी हैरत की इंतहा ही नहीं रही थी, क्योंकि अगले दिन एक नहीं 2 आदमी घर पर आए थे, और राधिका उन दोनों के साथ ही वो सब कर रही थी जिस पर सिर्फ मेरा अधिकार था। मैं इस वक्त खून के आंसू रो रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि भला वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। मैं अपनी इस परेशानी से तो जूझ ही रहा था कि उसी वक्त फोन की घंटी बजी। फोन उठाया तो ठेकेदार बलदेव का फोन था। वो मुझसे कहने लगा कि अगर मैं अपनी भलाई चाहता हूँ तो ठाड़े वाली जमीन पर माल बनाने का काम रुकवा दूं। ये बलदेव एक बहुत बड़ा ठेकेदार था और गुंडा भी। इसका भाई यहाँ का एमएलए है, और इसीलिए ये हर महंगी जमीन पर अपना कब्जा कर लेता है। इसने अब तक न जाने कितने बड़े बिजनेसमैन से रंगदारी के पैसे भी वसूल चुके हैं। ये मुझे भी पिछले 5 महीने से 15 करोड़ रुपए मांग रहा था, लेकिन मैं ऐसे किसी भी गुंडे से डरने वालों में से नहीं था, और इसीलिए अब ये मेरी ठाड़े की जमीन को हथियाना चाहता है। वो मुझसे कहने लगा कि अगर मुझे अपनी जान प्यारी है तो मैं चुपचाप उसकी बात मान लूं। उस वक्त मेरा दिमाग वैसे ही खराब था। मैंने उसे खुली चुनौती दे दी कि अगर दम है
तो मॉल का काम रुकवा कर दिखाए और मुझसे दोबारा भिड़ने की कोशिश भी ना करे, वरना अंजाम मेरा नहीं उसका बुरा होगा। वो बुरी तरह से तिलमिला गया और उसने फोन रख दिया। राधिका की बेवफाई ने मेरी दुनिया उजाड़ कर रख दी थी। कहाँ तो मैं उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने के सपने देख रहा था। मैंने उसकी किसी भी ख्वाहिश को पूरा करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मेरी पीठ के पीछे छुरा घोंप रही थी। लेकिन आखिर क्यों? मेरे प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई थी? रुपया, पैसा, सब कुछ तो मैंने उसे दिया था, अपना वक्त भी। कहाँ तो मैं उसके लिए सरप्राइज गिफ्ट का प्लान कर रहा था, लेकिन कहाँ उसने ही मुझे ऐसा सरप्राइज दिया कि मेरी सांसें रुक गई थीं। मैं उसकी बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैं उससे इतना प्यार करता था कि इतनी हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा था कि उसकी हकीकत उसके ही सामने रखूं। धीरे धीरे मैंने राधिका से बात करना बहुत कम कर दिया। वो मुझसे बार बार सवाल करती कि मैं ऐसा बिहेव क्यों कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसे हर बार झकझोर देता था। अब मैं अपने ऑफिस के काम पर भी ध्यान देना बहुत कम कर दिया और अपने आप को शराब के नशे में डुबोने लगा। मैं धीरे धीरे क्लबों में जाने लगा और आधी आधी रात तक वहीं पर अपना समय बिताने लगा। जब भी घर लौटता तो शराब के नशे में धुत लौटता। राधिका बहुत परेशान थी कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसके दोहरा चरित्र देखकर टूट चुका था। वो एक बदचलन औरत थी। इधर मेरी ऐसी हरकतें देखकर अभय भी हैरान था। वो एक दिन ऑफिस में आकर मुझसे पूछने लगा कि मुझे क्या हो गया है, मैं काम पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा हूँ। लेकिन मैंने उसे कुछ भी ठीक से जवाब नहीं दिया। मेरी हालत बहुत उजड़ी हुई हो गई थी। दाढ़ी काफी बढ़ गई थी, आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए थे। वो बार बार पूछता कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि मैंने अपना ये हाल बना रखा है, पर मैंने उसे शर्म के मारे कुछ भी नहीं बताया। क्या बताता कि मेरी बीवी बदचलन है, वो दूसरे मर्दों के साथ वो सब करती है जो दुनिया का कोई भी आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी सोच में डूबा हुआ एक दिन क्लब से ढेर सारी दारू पीने के बाद मैं आधी रात को घर वापस लौट रहा था कि तभी अचानक रास्ते में मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। नीचे उतर कर देखा तो जो नुकीले कांटेदार हैम्पर थे वो सड़क पर किसी ने डाल रखे थे। मैं समझ गया कि मेरी गाड़ी को जानबूझकर पंचर किया गया है। इससे पहले कि मैं गाड़ी के अंदर बैठता, अचानक से मुझ पर 2-3 आदमियों ने हमला बोल दिया। मैं उस वक्त नशे की हालत में था, इसलिए बहुत ज्यादा खुद को बचाने की हिम्मत जुटा नहीं पा रहा था। उन लोगों ने मुझे लहूलुहान कर दिया। मैं उनका मुकाबला नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने वहां से भागना शुरू कर दिया। मैं जल्दी से जंगल में चला गया और वहां झाड़ियों के पीछे जाकर छुप गया। गहरी अंधेरी रात थी, इसी वजह से वो लोग मुझे ढूंढने में नाकाम रहे और थक हार कर वापस लौट गए। मैं पूरी रात वहीं झाड़ियों में पड़ा रहा। सुबह की पहली किरण जैसे ही मेरे चेहरे पर पड़ी, मैं तुरंत ही उठा और वहां से अपनी जान बचाकर भागा। लेकिन सड़क पर आते ही मैं बेहोश हो गया, क्योंकि मेरे सर से काफी खून बह गया था। जब आंख खुली तो खुद को अस्पताल में पाया। सामने राधिका बैठी हुई थी। वो मेरा हाथ थामे बहुत परेशान नजर आ रही थी। मुझे होश में देखकर वो खुश हो गई और कहने लगी, तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ राघव? मैंने एक झटके से उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया। कितनी नाटकबाज औरत है, ऐसे फिक्र जता रही है जैसे इसे तो मेरी जान न जाने कितनी परवाह है। मेरे ऐसा करने पर वो मुझे हैरानगी से देखने लगी। तभी अभय वहां पर आ गया। वो कहने लगा, तुम्हारे साथ ये सब किसने किया राघव? इंस्पेक्टर साहब आए हैं, तुम उन्हें सब कुछ बता दो। रात में जो भी घटना हुई थी वो सारी मैंने लफ्ज दर लफ्ज इंस्पेक्टर को बता दी। इंस्पेक्टर ने मुझसे पूछा कि क्या मुझे किसी पर शक है। मेरा दिल तो किया कि मैं राधिका का नाम ले लूं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि हो न हो शायद इसके ही किसी यार ने मुझ पर हमला किया होगा, ताकि मैं इन लोगों के रास्ते से हट जाऊं और फिर ये आराम से अपनी इश्कबाजी जारी रखे। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ भी बोलता, अभय बीच में बोल पड़ा। वो कहने लगा, जी सर, मुझे शक है बलदेव सिंह पर। इंस्पेक्टर की आंखें सिकुड़ गईं। वो कहने लगा, आप एमएलए राजवीर सिंह के छोटे भाई बलदेव सिंह की बात कर रहे हैं? अभय ने कहा, जी सर, वह आदमी पिछले कई महीनों से
मेरे बॉस को धमकी दे रहा था और उनसे रंगदारी की रकम मांग रहा था। और जब मेरे बॉस राघव ने उसकी डिमांड पूरी करने से इनकार कर दिया, तो उसने उनकी जमीनों पर कब्जा करने के इरादे से इन्हें धमकाना शुरू कर दिया था। बलदेव का नाम सुनकर इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली, क्योंकि अब वो इस असमंजस में था कि अब वो क्या करे। एक तरफ बलदेव था जो एक राजनीतिक रुतबा रखता था, पर एक तरफ मैं जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। मेरी भी पहुंच बड़े बड़े अधिकारियों तक थी, इसलिए वो इस केस से अपना हाथ पीछे भी नहीं कर सकता था। लेकिन बलदेव पर हाथ डालना मतलब कि आग से अपना हाथ खुद ही जलाना। इंस्पेक्टर जरूरी कार्रवाई का आश्वासन देकर वहां से चला गया। अभय बहुत परेशान था। अभय कहने लगा, इस बलदेव की हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। अभी तक तो मुझे लग रहा था कि ये सिर्फ बातें कर रहा है, लेकिन इसने तो आज हद ही कर दी। मुझे लगता है कि तुम्हें सिक्योरिटी की जरूरत है। इसके लिए मैं कमिश्नर साहब से बात करता हूँ। मैंने अभय का हाथ पकड़कर कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो कहने लगा, जरूरत क्यों नहीं है? तुम पर आज जानलेवा हमला हुआ है। वो तो किस्मत अच्छी रही कि तुम बच गए, लेकिन अगली बार का क्या पता, किस्मत साथ ना दे तो तुम इस मामले को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रहे हो। मैंने अभय से कहा, फिलहाल तुम शांत रहो, मैं तुमसे घर पहुंचकर जरूरी बात करूंगा। मैंने सोचा कि अभय मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मुझे अपनी परेशानी उसे बता देनी चाहिए। घर पहुंचने के बाद राधिका बार बार मुझसे पूछ रही थी कि मैं उससे नाराज क्यों हूँ, लेकिन मैंने उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इस बात पर वो रोने लगी और कहने लगी कि आखिर मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया है। वो काफी देर तक रोती रही, लेकिन मुझ पर उसके आंसुओं का कोई असर नहीं था, क्योंकि मुझे अच्छे से पता था कि ये सब सिर्फ नाटक है। हो न हो उसने मुझे सिर्फ और सिर्फ जायदाद के लिए ही शादी की थी। लेकिन सच कहूं तो मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि उसे मेरे पैसों का लालच है, क्योंकि मैंने राधिका को कभी भी पैसों की तरफ झुकते हुए नहीं देखा था। तो फिर आखिर ऐसी क्या वजह थी जो वो मुझसे बेवफा हो गई? शाम को जब अभय आया तो मैंने उसे सब कुछ सच सच बता दिया और उससे कहा कि मुझे बलदेव पर नहीं, राधिका पर शक है। मुझे पूरा यकीन है कि मुझ पर हमला राधिका ने करवाया था, क्योंकि अब वो मुझसे अपनी जान छुड़ाना चाहती है। अभय तो ये सब सुनकर शॉक्ड रह गया था। वो कहने लगा कि मैं तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी पिछले 3 सालों से राधिका को जानता हूँ। वो तुमसे बहुत प्यार करती है और तुम्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में तो वो कभी सोच भी नहीं सकती। मैंने अभय को उस ऐप के जरिए जो तस्वीरें खींची गई थीं वो दिखाई। मैंने कहा, लो तुम खुद ही अपनी आंखों से सारे सबूतों को देख लो। हालांकि उन तस्वीरों में कुछ भी साफ तौर पर क्लियर नहीं हो रहा था। ना तो उसमें राधिका का चेहरा साफ दिख रहा था, ना ही उन आदमियों का। लेकिन हाँ, फिर भी उन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि इन तस्वीरों में क्या हो रहा है। ये सब देखकर अभय तो पसीना पसीना हो गया। वो कहने लगा, लेकिन राधिका भला ऐसा क्यों करेगी? मेरी बात मानो राघव, पता नहीं क्यों मुझे इस सब के पीछे कोई दूसरी बड़ी वजह नजर आ रही है। कोई तो ऐसी बात है जो राधिका ये सब कर रही है। अभय की इस बात ने मुझे सोच में डाल दिया था कि क्या वाकई में राधिका ये सब मजबूरी में कर रही है। लेकिन भला क्यों? और इन तस्वीरों को देखकर तो कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो ये सब मजबूरी में कर रही है। जो भी हो, मैंने अभय से कहा कि तुम जल्द से जल्द मेरे और राधिका के तलाक के पेपर तैयार करवाओ। मैं ऐसी बदचलन औरत के साथ नहीं रह सकता। उसने मेरा विश्वास तोड़ा है, मेरे प्यार को धोखा दिया है, और अब मैं उसे अपनी जिंदगी में नहीं रखूंगा। अब वह मुझे समझाने की कोशिश करने लगा कि मैं राधिका से इस बारे में बात करूं और सच्चाई का पता लगाऊं, लेकिन मेरे सर पर गुस्सा सवार था। इसलिए मैंने सिर्फ उससे इतना कहा कि वो तलाक के पेपर तैयार कराए। लगभग 2 हफ्तों में मैं बिल्कुल ठीक हो गया था और ऑफिस जाने लगा था। जिस दिन ठीक होने के बाद मैं पहली बार ऑफिस पहुंचा, तो शाम के बाद मेरे दिमाग में फिर से वो सारे पल आने लगे जो मैंने और राधिका ने एक साथ बिताए थे। मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने एक बार फिर अपना लैपटॉप खोल लिया, ये देखने के लिए कि अब राधिका क्या कर रही है और कौन से नए तरीके से मुझे धोखा दे रही है। लेकिन मैं उस वक्त हैरान रह गया जब मैंने उसे
तैयार होते हुए देखा। साफ समझ में आ रहा था कि वो कहीं पर जा रही थी। तभी उसने अपना फ़ोन उठाया और मुझे कॉल लगाई। उसने मुझसे पूछा कि मैं घर कितनी देर में वापस लौट रहा हूँ। मैंने उसे देख लिया था कि वो ज़रूर कहीं पर जाने वाली है, इसलिए मैंने झूठ बोला। मैंने कहा कि आज मेरी 2 बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है और इसलिए मुझे रात का 12 बज जाएगा। इसके बाद वो आराम से खुश होकर तैयार होकर कहीं निकल ली। मैं भी तुरंत ही उसके निकलने के बाद अपनी गाड़ी से निकला और ये समझने की कोशिश करने लगा कि वो कहाँ जा रही है। आज मैं उसे रंगे हाथों पकड़ लेना चाहता था। मैंने उसके मोबाइल में जो तस्वीरें देखीं, उससे तो वो कोई जंगल का इलाका लग रहा था। फिर मुझे एक बोर्ड नज़र आया, उससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो कहाँ के जंगलों में गई है। मैंने अपनी गाड़ी वहीं पर मोड़ दी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो रात के समय इस सुनसान जंगल में भला क्यों आई है। अंधेरा काफ़ी था, इसलिए अब उसके फ़ोन में कुछ भी दिखना बंद हो चुका था। मैं उसे यहाँ-वहाँ ढूँढने लगा। मुझे पूरा यकीन था कि वो ज़रूर अपने किसी आशिक से मिलने आई होगी। मैं बार-बार अपना फ़ोन देख रहा था ताकि मुझे राधिका की लोकेशन का पता चल सके, लेकिन तभी मैंने अपने फ़ोन में जो नज़ारा देखा, उससे मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। राधिका ने किसी आदमी के पेट में चाकू भोंक दिया था। वो बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी, लेकिन अचानक वो आदमी उस पर हावी हो गया और उसे वापस पलटकर वार करने की कोशिश करने लगा। ये देखकर मैं हड़बड़ा गया। मैं उससे प्यार करता था और इसीलिए ऐसी सिचुएशन में मैं उसके धोखे को भूल गया और उसे बचाने के लिए उसे ढूंढने लगा। मुझे राधिका की बहुत फिक्र होने लगी, लेकिन जब तक मैं उसकी लोकेशन पर पहुंचा, तब तक राधिका ने उस आदमी का खून कर दिया था। लेकिन जैसे ही राधिका की नज़र मुझ पर पड़ी, वो तो शॉक्ड रह गई। वो मुझसे कहने लगी कि राघव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ कैसे आए? मैंने उससे कहा, वो सब छोड़ो। पहले तुम मुझे ये बताओ कि ये आदमी कौन है और तुमने इसका खून क्यों किया? मेरा इतना कहना था कि राधिका मेरे गले लगकर फूट-फूट कर रोने लगी। कहने लगी, राघव, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे प्यार का भी खून किया है। मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे साथ बेवफ़ाई की। मैं तुम्हारे अलावा किसी और के साथ भी रिश्ते बना रही थी। वो अपना हर एक गुनाह कबूल कर रही थी। मैं ये देखकर दंग था कि आज वो मुझे सारी सच्चाई क्यों बता रही थी। मैं उसका सच पहले से ही जानता था, लेकिन मैंने उसे ये नहीं बताया कि मुझे सब कुछ पहले से पता है। मैंने ऐसे ही दिखाया कि जैसे मैं आज पहली बार ये सब कुछ सुन रहा हूँ। मैंने उससे पूछा कि लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो रोकर कहने लगी, तुम्हारी जान बचाने के खातिर। मैं हैरान सा उसे देख रहा था कि भला मेरी जान बचाने की खातिर उसने मेरे साथ बेवफ़ाई क्यों की? फिर वो कहने लगी कि दरअसल ये आदमी जिसे मैंने अभी मारा है, या कोई नहीं, बल्कि ये बलदेव सिंह है। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। वो बोली कि ये आदमी तुम्हें धमकियाँ दे रहा था, लेकिन तुमने कभी भी मुझे इस बारे में नहीं बताया था। लेकिन एक दिन जब तुम अपने बाथरूम में थे, तो उस वक़्त तुम्हारा फ़ोन बजा और मैंने उठा लिया। इस आदमी ने मेरी आवाज़ सुनने से पहले ही तुम्हें जान से मारने की धमकी देना शुरू कर दिया था। ये सुनकर मैं बहुत बुरी तरह से डर गई थी। मैं हाथ जोड़कर इसके सामने गिड़गिड़ाने लगी कि वो मेरे पति को कुछ भी ना करे, जिस पर वो ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगा। उसने मुझे बताया कि वो एक बहुत ताकतवर आदमी है। उसका भाई एमएलए है। उसकी पहुँच बहुत बड़े-बड़े अधिकारियों तक है। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारा पति मेरी कोई भी डिमांड पूरी नहीं कर रहा है और इसीलिए अब मजबूरन वो तुम्हें मार देगा। ये सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैंने उससे कहा कि तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम बस मेरे पति को कुछ भी नहीं करोगे। और फिर उसने मेरे सामने ऐसी शर्त रखी जिसे सुनकर मैं शर्मसार हो गई। उसने मुझसे कहा कि मुझे उसके साथ वो सब करना होगा जिसके लिए मैं पूरी ज़िंदगी अपनी नज़रों में गिर जाऊँगी। तुम्हारी जान बचाने की खातिर मैंने उसकी शर्त को मान लिया और इसीलिए मैं उसकी हर एक इच्छा पूरी करती रही। वो अपने साथ अपने आदमियों को भी लाने लगा था, लेकिन फिर मैंने देखा कि मैंने उसकी शर्त मानी थी, इसके बावजूद भी वो तुम्हें धमकियाँ दे रहा था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे तुम्हारी जान इस दरिंदे से बचाऊँ।
इसके लिए मुझे सिर्फ एक ही रास्ता सूझा, इसकी जान ले लेने का। लेकिन उसके लिए ज़रूरी था कि ये मुझसे अकेले में आकर मिले। पर भला ये मुझे अकेले में आकर क्यों मिलता? इसलिए मैंने जानबूझकर इसे ये दिखाया कि अब मैं इसको पसंद करने लगी हूँ और इसके साथ प्यार का नाटक करना शुरू किया। और जब इसे मुझ पर धीरे-धीरे विश्वास होने लगा, तो मैं इसके साथ बाहर मुलाकात करने का सिलसिला शुरू किया और आज मौका पाते ही मैंने इसे यहाँ इस जंगल में, इस खंडहर में अकेले मिलने बुलाया और इसकी जान ले ली। इतना कहते ही राधिका एक बार फिर से मेरे गले लगकर फूट-फूट कर रोने लगी। मैं भी बहुत शर्मिंदा था। मैंने अपनी राधिका पर शक किया था, जबकि वो तो मेरी जान बचाने की खातिर कितनी बड़ी कुर्बानी दे रही थी और मैं सोच रहा था कि वो मुझे धोखा दे रही है। मुझे अब खुद पर ही गुस्सा आने लगा, लेकिन अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये था कि कैसे भी करके मुझे अपनी राधिका की जान बचानी थी। इसीलिए मैंने वो चाकू राधिका के हाथ से छीन लिया और उस पर अपनी उँगलियों के निशान डाल दिए। मैंने राधिका को अपनी कसम दी कि तुम कभी किसी से ये नहीं कहोगी कि ये खून तुमने किया है। लेकिन राधिका मेरी बात मान ही नहीं रही थी। फिर मैंने जैसे-तैसे उसे वहाँ से भगा दिया। सुबह तक सब तरफ ये खबर फैल गई थी कि एमएलए राजवीर के छोटे भाई बलदेव सिंह की हत्या हो चुकी है। पुलिस को सबूत मिल चुका था और पुलिस मुझे गिरफ्तार करके ले गई थी। मुझे पता था कि अब मुझे बचा पाना किसी के भी बस की बात नहीं है, क्योंकि सारे सबूत पुलिस के हाथ में थे। केस स्टार्ट हो गया था और अदालत में सुनवाई पर सुनवाई हो रही थी। राजवीर भी बहुत पहुंच वाला आदमी था। उसने मुझसे कहा कि वो मुझे फांसी के तख्ते पर पहुंचाकर ही रहेगा, क्योंकि मैंने उसके भाई को मारा है। अभय मुझे जेल में मिलने आया। वो कहने लगा कि ये सब क्या हो गया और मैंने बलदेव का खून क्यों कर दिया। मैंने मजबूरन उसे झूठ बोला कि बलदेव ने मुझ पर हमला किया था और अपनी जान बचाने के लिए मुझे उसे मारना पड़ा। इधर राधिका का रो रो कर बुरा हाल था। राजीव अंकल भी मुझे जेल में मिलने आए। वो कहने लगे कि ये तुमने क्या कर दिया बेटा? अगर ऐसी कोई भी बात थी तो तुम्हें एक बार तो मुझे फ़ोन करके बताना चाहिए था। मैंने अंकल से कहा कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। अंकल कहने लगे, तुम लेकिन फ़िक्र मत करना, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूँगा तुम्हें बचाने के लिए। अंकल और राधिका ने मिलकर मेरे लिए शहर का सबसे अच्छा वकील किया, लेकिन सारे सबूत मेरे खिलाफ थे, इसलिए वो लोग कुछ न कर सके और मुझे जेल भेज दिया गया। अब बस मेरे केस की आखिरी सुनवाई बची थी, जिसमें मेरे साथ-साथ सबको पता था कि मुझे फांसी की सज़ा सुनाई जाएगी। मुझे इस बात का बहुत दुख था कि मैं अपनी राधिका के साथ बस इतनी ही ज़िंदगी जी पाया था, लेकिन इस बात की खुशी भी थी कि मैं अपने प्यार को बचा पाया था। सुनवाई के एक दिन पहले राजीव अंकल मुझसे मिलने के लिए आए। वो बहुत रो रहे थे और कह रहे थे कि मैं हमेशा तुम्हें अपने बेटे की तरह मानता रहा और आज मैं अपने बेटे को मौत के मुंह से बचा नहीं पा रहा हूँ। मरने के बाद मैं तुम्हारे पिता को ऊपर जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा? तुम्हारे पिता ने अस्पताल में आखिरी सांस लेते हुए मुझे ही तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी दी थी, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभा पाया। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। मैंने राजीव अंकल के हाथों को पकड़ लिया और कहा कि आप ऐसा मत कहिए अंकल, आपने तो मेरे लिए बहुत कुछ किया है और बाकी जो भी कुछ हुआ वो मेरी अपनी किस्मत है। मैंने राजीव अंकल से कहा कि आप जल्द से जल्द पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर तैयार करवा दीजिए। कल मुझे पता है कि कोर्ट में मुझे फांसी की सजा दे दी जाएगी और इसीलिए मरने से पहले मैं सारी प्रॉपर्टी राधिका के नाम कर देना चाहता हूँ, ताकि मेरे बाद उसे कभी भी किसी चीज की कोई कमी ना हो। राजीव अंकल कहने लगे, राघव बेटा ऐसी बातें मत करो, मेरा दिल बैठा जा रहा है। मैंने अंकल से कहा कि अब आपको अपना दिल मजबूत करना होगा, क्योंकि हकीकत यही है, सब जानते हैं कि मुझे अब फांसी हो जाएगी और आप मुझसे वादा करिए कि आप राधिका का ख्याल बिल्कुल वैसे ही रखेंगे जैसे आपने हमेशा मेरा रखा है। राजीव अंकल पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर बनवाने के लिए निकल गए थे। उनके जाने के बाद राधिका वहां आई। वो बहुत रो रही थी। मैंने उसे जैसे तैसे चुप करवा कर हिम्मत दी और कहा कि तुम्हें मेरे लिए खुश रहना होगा। राधिका बार बार कह रही थी कि मैं सबको सब कुछ सच सच बता देती हूँ, लेकिन मैंने उससे कहा
कि मैंने तुम्हें अपनी कसम दी है और वो तुम तोड़ नहीं सकती हो। बेचारी राधिका का हाल बहुत बुरा था। मिलने का टाइम जब खत्म हुआ तो राधिका वहां से जाने लगी। मैं उसे जाते हुए एक टक देख रहा था। मैंने उसे जी भर के अपनी आंखों में भर लेना चाहता था कि तभी अचानक से एक बूढ़ा आदमी मेरे पास आया और कहने लगा, तुम राघव हो ना? मैं हैरान हो गया कि भला ये कौन है और ये मेरा नाम कैसे जानता है। फिर मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने उस आदमी की शक्ल कहीं देखी हुई है। इससे पहले कि मैं कुछ भी कहता, वो आदमी मुझसे बोला, वो जो लड़की अभी यहाँ से गई है, वो राधिका गुप्ता है ना? मैंने कहा, नहीं बाबा, वो मेरी पत्नी राधिका खन्ना है, गुप्ता नहीं। वो बाबा बोले कि हो ही नहीं सकता। जब मैंने तुम्हारी शक्ल देखते ही तुम्हें सही पहचाना है, तो उसे भला मैं कैसे गलत पहचान सकता हूँ? वो लड़की राधिका खन्ना नहीं, राधिका गुप्ता है, राजीव गुप्ता की बेटी। उनके मुंह से ये बात सुनकर तो मैं हैरान रह गया। मैंने उनसे कहा कि अच्छा, आप पहले मुझे ये बताइए कि आप कौन हैं? वो बाबा कहने लगे, राघव बेटा, तुमने मुझे नहीं पहचाना? अरे मैं नंदू काका हूँ। उनका नाम सुनते ही मुझे याद आ गया। मैंने कहा, नंदू काका आप यहाँ और इतने सालों के बाद? वो कहने लगे, हाँ बेटा, जब तक तुम्हारे पिता जिंदा रहे मैं तुम्हारी और तुम्हारे पिता की खूब सेवा करता रहा। मैं उनका सबसे वफादार नौकर था। लेकिन उनके मरने के बाद तुम्हारे पापा के दोस्त राजीव ने सबसे पहले मुझे ही नौकरी से निकाला, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानता था कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ वो तुम्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता है। मैंने उनसे कहा कि भला आप ये क्या कह रहे हैं? वो मुझे अपने किस मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे और क्यों? और आपको राजीव अंकल ने निकाला, लेकिन मुझे तो राजीव अंकल ने बताया था कि आपके बेटे की नौकरी लग गई है और इसलिए अब आप यहाँ काम नहीं करना चाहते, इसीलिए आप अपने गांव चले गए थे। नंदू काका बोले, नहीं बेटा, उस आदमी ने तुमसे झूठ बोला। उसने मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर मुझे नौकरी से निकाल दिया था। मैं वहां पर तुम्हें अकेले छोड़कर हरगिज नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैं वहां से नहीं गया तो फिर वो पुलिस को बुला लेगा। पुलिस का नाम सुनकर मैं बहुत डर गया था। मैं एक गरीब आदमी था, जैसे तैसे अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहा था। पुलिस स्टेशन के चक्कर मैं नहीं काट सकता था और इसीलिए मजबूरन मैंने वो नौकरी छोड़ दी। लेकिन उससे पहले मुझे राजीव गुप्ता की हकीकत पता चल गई थी। उसकी नज़र तुम्हारी जायदाद पर थी। वो तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी अपने कब्जे में करना चाहता था, जिसका मौका उसे मेरे जाने के बाद आराम से मिल गया था, क्योंकि तुम्हारे पिता भी इस दुनिया में नहीं रहे थे और इसमें भी उस राजीव गुप्ता का ही हाथ था। तुम्हारे पिता का एक्सीडेंट भी उसने ही करवाया था। उसने कार के ब्रेक फेल कर दिए थे। तुम्हारे पिता अपने दोस्त पर अंधा विश्वास करते थे। उन्हें अपने जीते जी इस बात की कभी भी भनक ही नहीं लगी कि उनका दोस्त उनकी पीठ पर छुरा भोंक रहा है। मैंने नंदू काका से कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो कब से राजीव अंकल के साथ हूँ। मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा कि वो मेरी प्रॉपर्टी पर नजर बनाए हैं, बल्कि उन्होंने तो कभी मुझसे 1 रुपया भी नहीं लिया। तो ये कैसे साबित होता है कि वो मेरी प्रॉपर्टी के लिए लालच रखते हैं? नंदू काका बोले, तुम बड़े भोले हो राघव। वो आदमी तुम्हारे सामने हमेशा अच्छाई का नकाब ओढ़े रहा। उसने जिस तरह से तुम्हारे पिता की पीठ पर छुरा भोंका था, ठीक उसी तरह से तुम्हारे साथ भी यही किया है। तुमने अभी कहा ना कि राधिका तुम्हारी पत्नी है, तो वो राजीव गुप्ता की बेटी है और तुम अब जेल में बंद हो। तो इसका मतलब तो यही है ना कि अब तुम्हारी जो भी प्रॉपर्टी है, इसकी हकदार सबसे पहले और कोई नहीं, राधिका ही हुई। बैठे बिठाए राधिका को तुम्हारी सारी जायदाद की मालकिन बनने का मौका मिल गया है। मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पर किस जुर्म में आए हो, लेकिन बेटा मैं सच कहता हूँ, मेरी बात का यकीन मानो। मैंने राधिका को बचपन में देखा था, क्योंकि मैं कभी कभार तुम्हारे पिताजी के कहने पर राजीव के बंगले पर जाता था और मैंने वहीं पर राधिका को देखा था। लेकिन हाँ, राजीव कभी भी अपनी बेटी को तुम्हारे घर लेकर नहीं आया था। उसने राधिका को पढ़ने के लिए अमेरिका भेज दिया था और इसीलिए यहाँ बहुत ही कम लोगों को पता है कि राजीव गुप्ता की एक बेटी भी है। तुम भी उस वक्त काफी छोटे थे, इसीलिए शायद तुम उसके
सिर्फ इकलौते बेटे सुमित को ही जानते हो। राधिका के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता। और अगर मैं गलत हूँ तो फिर बताओ मुझे कि राधिका के पिता का नाम क्या है और वो कहाँ रहते हैं। नंदू काका की इस बात पर मैं उलझ कर रह गया था। मैंने नंदू काका को बताया कि राधिका तो अनाथ है, जिस पर वो मुस्कुराने लगे। कहने लगे, देखा बेटा, मैं ना कहता था कि ये सब एक चाल है। मेरी बात का विश्वास मानो, वरना ये लोग तुमसे सब कुछ छीन लेंगे। मैं कल भी तुम्हारा वफादार था और आज भी तुम्हारा वफादार हूँ, क्योंकि तुम्हारे पिता के हजारों एहसान मेरे सर पर हैं। फिलहाल मैं चलता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए हो तो मैं अंधेरी में बड़े वाले हनुमान मंदिर के सामने वाले घर में रहता हूँ। तुम मुझे खबर भिजवा देना, मैं तुरंत चला आऊंगा। इतना कहकर नंदू काका वहां से चले गए थे। अब तो मेरा सर दर्द से फटने लगा था। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या मैं इतने साल से एक झूठ के साए में जी रहा था? मैं किसी पर विश्वास करूं और किस पर नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब से मैं राधिका से मिला था तब से अब तक का एक एक दिन मेरे दिमाग में घूमने लगा। कल मेरे केस की आखिरी सुनवाई थी और मुझे फांसी हो जानी थी, और उसके बाद मेरे नाम की जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो राधिका के नाम हो जाती। लेकिन क्या सच में राधिका राजीव अंकल की बेटी है? मैंने तुरंत ही इंस्पेक्टर साहब से रिक्वेस्ट की कि वो मेरे दोस्त अभय को कॉल करें, इन्फॉर्म करें कि वो मुझसे मिलने आ जाए। इंस्पेक्टर ने ऐसा ही किया। आधे घंटे के बाद अभय मेरे सामने खड़ा था। मैंने उसे वो सब कुछ बता दिया जो नंदू काका ने मुझसे कहा था। अभय हैरानी से आंखें फाड़े मुझे देखने लगा। वो बोला, यार, ये तो बड़ी ही अजीब बात है, ऐसा भला कैसे हो सकता है? मैंने कहा, यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सच में राजीव अंकल ने मेरे साथ इतनी बड़ी चाल चली है। वो इतने साल से मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। अभय कहने लगा, लेकिन एक बात बता, ये जो मर्डर तुमने किया है वो तो तुमने खुद किया है ना, राजीव अंकल ने थोड़ी ना करवाया है। तो इससे ये कैसे साबित होता है कि वो या राधिका तुम्हारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं? अभय की इस बात पर मैं कुछ देर खामोश हुआ। फिर मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ। मैंने उसे बता दिया कि किस तरह से उस ऐप से मैं राधिका की हर एक एक्टिविटी को देखता था, और फिर ये कत्ल भी राधिका ने किया था। लेकिन मैंने सिर्फ उसे बचाने की खातिर ये इल्जाम अपने सर पर ले लिया। सच्चाई सुनने के बाद अभय दंग रह गया था। वो कहने लगा, तू सच में पागल हो गया है। तूने ऐसा क्यों किया? और अब मुझे लग रहा है कि शायद नंदू काका की बातों में सच्चाई है। मैंने उससे कहा कि सबसे पहले तुम उस अनाथालय में जाओ जहाँ पर राधिका की परवरिश हुई है। वहाँ पर जाकर पता करो कि क्या वाकई में उसके पिता का नाम विजय खन्ना है और वो वहाँ पर पली बड़ी है। अभय तुरंत ही अनाथालय के लिए निकल गया। 2 घंटे के बाद जब वो वापस लौटा और उसने मुझे जो बात बताई, उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। उसने कहा कि वहाँ के रिकॉर्ड में राधिका नाम की किसी भी लड़की का नाम दर्ज ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि राधिका ने तुमसे झूठ बोला। वो ऐसे किसी भी अनाथालय में पली बड़ी नहीं है। मैं अपना सर पकड़कर बैठ गया था। अभय कहने लगा, देख राघव, इस वक्त राधिका की और राजीव की सच्चाई पता करने से सबसे ज्यादा जरूरी है तुझे बचाना। कल इस केस की आखिरी सुनवाई है, और अगर कल तुझे सजा हो गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसीलिए तू कल जज के सामने सारी हकीकत बयान कर दे कि ये खून तूने नहीं, राधिका ने किया है। मैंने कहा, लेकिन अब मेरे सच बोलने से क्या फायदा? उस चाकू पर मेरी उंगलियों के निशान हैं, और मैं अब तक अपनी गवाही में यही कहता रहा कि बलदेव मुझे धमका रहा था, और इसीलिए खुद की जान उससे बचाने की खातिर मैंने उसका खून किया। अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। हम दोनों इस वक्त बहुत परेशान थे। मुझे कोई रास्ता सूझ ही नहीं रहा था कि मैं अब खुद को इस मुसीबत से कैसे बचाऊं। अगले दिन कोर्ट जाने से पहले राजीव अंकल मेरे पास आए, पावर ऑफ अटर्नी के कागज लेकर। मैंने उन पर साइन कर दिए। तभी अभय वहां पर आ गया और मैंने वो सारे कागज अभय को पकड़ा दिए। मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि मैं हकीकत नहीं जानता था। मैंने अभय से कहा कि ये कागज तुम मेरे वकील को दे देना, आगे की कार्रवाई वो खुद कर देगा और सारी प्रॉपर्टी राधिका की हो जाएगी। इसके बाद हम कोर्ट में पेशी के लिए निकल गए। अब इस केस में ज्यादा कुछ रह नहीं गया था, इसीलिए थोड़ी बहुत बहस के बाद
जज ने अपना फैसला देने के लिए कलम उठा ली थी। राधिका मेरी आंखों के सामने बैठी थी। रोने की वजह से उसकी आंखें लाल थीं। इससे पहले कि जज साहब अपना फैसला सुनाते, अभय उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, जज साहब, मैं एक आखिरी सबूत अदालत में सबके सामने पेश करना चाहता हूँ। और इसके बाद उसने मेरे मोबाइल की वो वीडियो और फोटोज स्क्रीन पर चला दी जो उस ऐप में राधिका के फ़ोन में डाउनलोड करके मैं रख रहा था और जिसका एक्सेस मेरे मोबाइल और लैपटॉप में था। उस वीडियो को देखकर कोर्ट में बैठे हर एक आदमी के होश उड़ चुके थे। राधिका तो गुस्से से तिलमिलाने लगी और कहने लगी कि ये झूठ है, ये किसी ने फेक वीडियो बनाकर डाल दिया है, ये मैं नहीं हूँ। मैं चुपचाप कटघरे में खड़ा राधिका को देख रहा था। राजीव अंकल भी गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगे, जज साहब, ये झूठ है। और फिर वही हुआ जो मैं चाहता था। बौखलाहट में राजीव अंकल के मुंह से ये निकल गया कि मेरी बेटी बेगुनाह है, उसने किसी का कत्ल नहीं किया है। अब सारी हकीकत न सिर्फ जज के सामने बल्कि मेरे सामने भी आ चुकी थी। कोर्ट ने तुरंत ही राधिका को गिरफ्तार करने का फैसला सुनाया और उसे उम्र कैद की सजा दे दी और मुझे बाइज्जत बरी कर दिया गया। राजीव अंकल मेरे पास आए और गुस्से में मेरा कॉलर पकड़कर मुझे झंझोड़ने लगे कि तूने मेरी बेटी को सजा दिलाकर अच्छा नहीं किया। मैं तुझे और तेरे इस दोस्त को छोड़ूंगा नहीं। राधिका को जब पुलिस जेल ले जा रही थी तो वो बुरी तरह से रोने लगी। वो लोग इस सब में ये भूल चुके थे कि वो लोग मेरे सामने अब तक अनजान होने का नाटक करते थे। मैंने राजीव अंकल का हाथ अपने गले से हटाकर कहा, तो आज आखिर सच्चाई आपने खुद ही एक्सेप्ट कर ली कि ये लड़की अनाथ नहीं बल्कि आपकी सगी बेटी है। ये सुनते ही उनके होश उड़ गए थे। उनकी जुबान लड़खड़ाने लगी। वो कहने लगे, नहीं बेटा, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तो बस राधिका को अपनी बेटी जैसी समझता था, इसीलिए कह रहा था। मैंने राधिका से कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारी सच्चाई पता नहीं है? मुझे पता चल गया है कि तुम इसी आदमी की बेटी हो और तुम दोनों बाप बेटी की नज़र मेरी प्रॉपर्टी पर थी और इसीलिए तुमने मुझे इस खून के इल्जाम में फंसाने की कोशिश की। मैं तुम्हारे प्यार में इतना अंधा था कि तुम्हें बचाने की खातिर खुद की जान दांव पर लगा दी। तुम और तुम्हारा बाप इतने गिरे हुए निकले कि पैसों के लालच में इतने सालों तक इतना बड़ा खेल मेरे साथ खेलते रहे। राजीव अंकल गुस्से में मुझसे कहने लगे, हाँ, खेला है मैंने तेरे साथ खेल। तेरी इस प्रॉपर्टी के चक्कर में मैं इतने साल अपनी बेटी से दूर रहा। दुनिया के सामने कभी भी उसे अपनी बेटी एक्सेप्ट नहीं किया। उसे एक अनाथ की तरह तेरे सामने भेजा ताकि तू उसके प्यार में गिर जाए और उससे शादी कर ले। सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक ही चल रहा था और इस वक्त बलदेव ने तुझे धमकियां देना शुरू कर दी, जिससे हमारा प्लान और भी आसान हो गया। मैंने राधिका से कहा कि वो कैसे भी करके बलदेव को अपने जाल में फंसाए और उसका खून कर दे, जिसका शक सीधा सीधा तुझ पर ही जाता, क्योंकि तेरे और बलदेव के बीच की दुश्मनी सबको पता चल चुकी थी। लेकिन तूने तो हमारा काम और भी ज्यादा आसान कर दिया। तू खुद ही उस जगह पर पहुंच गया जहां राधिका ने बलदेव को मारा और खुद से आगे बढ़कर उस खून का इल्जाम अपने सर ले लिया। लेकिन आज ये सब क्या हो गया और कैसे? मैंने कहा, क्यों? सर चकरा रहा है ना? समझ नहीं आ रहा है कि बना बनाया सारा प्लान आखिरी मोमेंट पर आकर कैसे बर्बाद हो गया। फिर मैं उन दोनों बाप बेटी को बताया कि किस तरह से मैंने एक ऐप राधिका के फ़ोन में डाउनलोड किया था और फिर कैसे उसी ऐप के जरिए मैंने आज ये सबूत सबके सामने रखे और नंदू काका ने मुझे उनकी सच्चाई कैसे बताई थी। ये सब सुनकर वो दोनों दंग रह गए थे। मैंने राजीव से कहा कि अभी तो तुम्हारी बेटी को उसके किए की सजा मिली है, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलना अभी बाकी है, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि तुमने ही मेरे पिता की हत्या करवाई थी। अब बस तुम सिर्फ उस दिन का इंतजार करो जब तुम भी जेल की दीवारों के बीच में कैद होगे। राजीव बोला, लेकिन अब क्या फायदा? अब तो तू कंगाल हो चुका है। तू भूल रहा है कि तूने अपनी सारी प्रॉपर्टी राधिका के नाम पर कर दी है। मैंने मुस्कुराकर कहा, ये तुम्हारी गलत फहमी है मिस्टर राजीव गुप्ता। वो पावर ऑफ अटर्नी के कागज जाली थे। मैंने भी एक छोटा सा नाटक तुम्हारे सामने किया था। तुम दोनों बाप बेटी को तो मैं अपनी प्रॉपर्टी में से 1 रुपया भी ना लेने दूं।
पूरी प्रॉपर्टी तो दूर की बात है। राधिका रोती रह गई, लेकिन पुलिस उसे लेकर जा चुकी थी। राजीव वहीं अपना सर पीट कर बैठ गया। मैं अभय के साथ वापस घर लौट आया। सच कहूं तो राधिका को उसके किए की सजा दिलाने के बाद भी मुझे सुकून महसूस नहीं हो रहा था। इसका कारण ये था कि मैंने तो राधिका से सच में प्यार किया था और मुझे बस इस बात का ही दुख था कि उसने मेरे प्यार की कोई कीमत नहीं समझी। अगर वो मुझसे सच्चा प्यार करती तो मैं अपनी करोड़ों की दौलत उस पर हंसते हंसते कुर्बान कर देता। लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ कि आखिरकार जीत सच्चाई की हुई। अगले दिन ही मैंने एसपी साहब को घर बुलवाकर अपने पिता के इतने साल पुराने एक्सीडेंट के केस को दोबारा से रीओपन करवाया और उसकी जांच करवाने के लिए रिक्वेस्ट की, ताकि मैं राजीव को उसके किए की सजा दिला सकूं। अब बस मुझे उस दिन का इंतजार है जब मेरे पिता को भी इंसाफ मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।